यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर इलाका। इस इलाके में खास बात यह है कि पॉश इलाका है, अमीर लोग ही रहते हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे यहाँ पे पब और डिस्को आम बात है। यहाँ पर दो लोग मिलते हैं, दोनों पार्टी करने आते हैं, दोनों ही बेरोजगार हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों पब में एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना हम लिव इन में रहना शुरू कर दें, क्योंकि दोनों ही बेरोजगार थे, दोनों नौकरी के सिलसिले में आए थे। लेकिन जो लड़की है, लड़की की अगर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो लड़की की तस्वीरें आप देख के समझ सकते हैं कि लड़की किसी मॉडल से कम नहीं है, बेहद ही खूबसूरत है। इसकी एक से एक तस्वीरों पर इंस्टाग्राम पे जब अपनी पोस्ट या रील डाला करती तो कई लाइक्स, कई कमेंट और कमेंटों की बौछार हो जाया करती। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये उसी लड़की की है। लेकिन ये काम के सिलसिले में लखनऊ आई। इसकी दोस्ती होती है एक और लड़के से जो पब में आता है, नाम है उसका ऋषभ। ऋषभ की अगर मैं आपको कुंडली थोड़ी सी बताऊं तो ऋषभ की जो पिताजी हैं, ऋषभ खुद बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो सिंचाई विभाग में बाबू हैं। बाबू मतलब एक अफसर अधिकारी हैं। और जो खुद ऋषभ है वो एमएससी मतलब मास्टर इन साइंस सिंचाई को उसमें उसने कर रखा हुआ है। अभी ये जो ऋषभ था वो काम के सिलसिले में लखनऊ आता है। अब यहाँ पे नौकरी की तलाश कर ही रहा था, लेकिन घर से जो पैसे मिल रहे थे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नौकरी करने के अलावा मैं और कहाँ कहाँ ये पैसे उड़ा सकता हूँ। पैसे उड़ाने ही थे तो उसने सोचा कि क्यों ना पब में जाया जाए, डिस्को में जाया जाए, वहाँ की जो रंगीन लाइफ है, लखनऊ की जो रंगीन लाइफ है, उसी भी देखा और समझा जा सके। यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, उसका नाम रिया था। रिया जैसे कि अपने तस्वीरों में दिखाया बेहद ही खूबसूरत है, और खुद जैसा कि जो लड़का है ऋषभ, उसकी तस्वीर आप देख के समझ चुके होंगे। दोनों फैसला करते हैं कि लिव इन में रहेंगे। लिव इन में जब वो रहने लगे तो कुछ दिनों बाद उस कमरे से दो आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो चुकी थी। आस पड़ोस के रहने वाले लोग बिल्कुल भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं क्या देख लिया। दरअसल ये जो आवाज़ आई थी उसके बाद वो कमरा बंद हो जाता है पूरे दिन के लिए। किसी को नहीं पता उस आवाज़ आने के बाद उस कमरे के अंदर क्या हुआ। दो आवाज़ें थी, वो क्या आवाज़ें थी और क्या हुआ था उस कमरे के अंदर, आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको तफसील से बताएंगे कि रिया और ऋषभ के बीच में उस बंद कमरे के अंदर क्या हुआ था, जिसे सुन पुलिस भी हैरान है, पड़ोसी सोच रहे थे कि आवाज़ आने के बाद कमरा क्यों बंद हो चुका है। अब दूसरी चीज़ याद रखिए जो हम आपको आगे और बताएंगे। दरअसल जो रिया की माताजी हैं, रिया की माताजी 20 लोगों के साथ, खुद रिया भी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाली थी 17 अगस्त 2023 को। 20 लोगों का टिकट हो चुका था, लेकिन रिया ने कहा कि मम्मी मैं 17 अगस्त 2023 को वैष्णो देवी माता का दर्शन करने नहीं जा सकती, आप एक काम कीजिए इसे 18 अगस्त 2023 को कर दीजिए। 20 लोग अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं और 20 की 20 लोग अगले दिन यानी 18 अगस्त 2023 को टिकट करवाते हैं। जब माताजी से पूछा गया कि माताजी ऐसा क्यों हुआ, तो माताजी ने कहा कि देखिए अगर 17 अगस्त को हम अपनी बेटी को मना लेते कि बेटी तुम हमारे साथ वैष्णो देवी चलो, तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं वो नहीं होती। क्या चीज़ें हुई थी हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए माताजी कह रही हैं कि वैष्णो देवी जाना था, बेटी ने मना कर दिया, बेटी ने अगले दिन का तारीख रखी, और जिस दिन बेटी ने मना किया उसी दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर सब कोई हैरान थे। अब लड़के ने अपनी सफाई में, या जो लड़की है, लड़की ने अपने बारे में क्या कहा, लड़के ने अपने बारे में क्या कहा, अब तफसील से समझते हैं। दरअसल रिया जिसकी ये पूरी कहानी है, जिसके साथ ये पूरी वारदात हुई है, अगर आप उस लड़की की तस्वीरें देखेंगे, उसका इंस्टाग्राम देखेंगे या उसकी लाइफस्टाइल पर गौर करेंगे तो वो बेहद जिंदा दिल थी। साथ ही साथ उसे पार्टियों का शौक़ था, वो खुद को अमीर दिखाती थी। सही तरीके से अगर कहें तो वो इतनी रिच फैमिली से नहीं आती थी, लेकिन जो उसका कपड़े पहनने का तरीका है, जिस तरह से वो गाड़ियों में घूमती थी, जिस तरह से पार्टीज़ करती थी, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, पर अगर हम आमदनी की बात करें कि हर महीने उसके अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो ऐसी कोई जॉब उसके पास नहीं थी। साथ ही साथ जो उसकी मम्मी थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उनका वो हेल्प कर देती थी और कहती थी कि मैं आपकी मार्केटिंग देख लूँगी। अब रिया को इन सब चीज़ों का शौक़ था। ऐसे में ही वो जब लखनऊ में गोमती नगर इलाके में रह रही थी तो उसी वक्त वो ऋषभ से मिल जाती है। ऋषभ से उसकी दोस्ती होती है, क्लब्स, पब, यहाँ सब ये लोग जाते हैं और यहीं पर इनकी दोनों की दोस्ती होती है। धीरे धीरे इन्हें प्यार भी हो जाता है। अब इसके बाद 17 अगस्त को कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद जो उसकी
रिया की माँ है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, साथ ही साथ पुलिस भी हैरान है। दरअसल क्रिस्टल पैराडाइज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 में उस रात गोलियां चलती हैं, 2 गोलियां चलती हैं, एक रिया के सीने पर और एक रिया के माथे पर। अब ये गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी। दरअसल रिया और ऋषभ जब लिव इन में रहते हैं तो रिया कई बार ऋषभ से बोलती है कि देखो मुझे ना कुछ ऐसा काम करना है, मैं वैसे मेकअप आर्टिस्ट हूँ पर ना तुम काम करते हो ना मेरे पास काम है। तो लुलु मॉल है वहाँ पर एक, तो वो बोलती है कि यहाँ पर मैं एक अपना सलून खोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी का पार्लर है ही, लेकिन मैं इस ब्रांडेड जगह पर एक बहुत अच्छा सलून खोलना चाहती हूँ ताकि यहाँ पर जितने रईसज़ादे हैं वो आएँ और मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। और वो बार बार इस चीज़ के लिए बोलती है कि तुम इंतज़ाम करो। अब ये सारी चीज़ें जो ऋषभ है उसे समझ नहीं आती कि मुझसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांग रही है। और ये सारी बातें अब कोई और नहीं कह रहा क्योंकि रिया तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन ऋषभ ये सारी बातें बता रहा है कि दरअसल रिया उससे बार बार ये सारी चीज़ें कहती थी कि मुझे पैसे दो, पैसे का किसी तरह इंतज़ाम करो, पैसे मुझे चाहिए और मुझे सलून खोलना है, तब हमारे पास अच्छी खासी इनकम आएगी। दूसरी बात ऋषभ ये भी बता रहा है कि जो रिया है उसे BMW गाड़ी में घूमने का शौक़ था, वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, इसीलिए आए दिन वो किसी न किसी नए मेल फ्रेंड के साथ घूमा करती थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे और जब भी कभी अगर मैं पार्टी में नहीं जाता था, ये मैं मना कर देता था कि ठीक है आज मेरा मूड नहीं है, तो वो किसी और के साथ चली जाती थी और रात में बहुत देर रात किसी और शख्स के साथ बड़ी गाड़ी में लौट कर आती थी और ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी। फिर एक रोज़ 16 अगस्त को ये लोग पार्टी में जाते हैं, रात को पार्टी करते हैं, घर भी लौटते हैं। फिर 16 और 17 की जो दरमियानी रात है उसमें इन दोनों की बहस होती है। रिया उस पर बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, ऋषभ उससे बोलता है कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम आए दिन तो नए नए मेल फ्रेंड्स के साथ घूमती हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ। अब वो उसको ऋषभ बोलता भी है रिया को कि अब तुम अगर ज़्यादा और लोगों के साथ घूमोगी, तुम मेरे साथ ही नहीं रहोगी लॉयल, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही जो रिया है वो ये बात सुनती है तो वो सीधे बोलती है कि देखो अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी और ख़ुद को भी। ये सारी बातें रिया ऋषभ को बोलती है। इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तनाव पैदा होता है और फिर अचानक से उसी झगड़े के बीच जो ऋषभ है वो गोली अपना रिवॉल्वर निकालता है और इलीगल रिवॉल्वर है उसके पास। आप ये भी ध्यान रखिए, कोई लाइसेंस नहीं लिया है कि उसने लाइसेंस लेकर रिवॉल्वर लिया हो। वो निकालता है और उससे जो रिया है उसके दिमाग पर यानी उसके माथे पर और उसके सीने पर 2 गोलियां दाग देता है और फिर वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले दिन जो रिया की माता जी हैं, जिनका कहना है कि रिया से वो अक्सर रात में बात कर लिया करती थी, उनकी जब बेटी से बात नहीं होती तो वो परेशान होती हैं। वो जब उस जगह जाती हैं तो देखती हैं बेटी की लाश पड़ी है। फ़ौरन पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो माता जी हैं वो सीधा सीधा आरोप लगाती हैं कि मेरी बेटी तो इस एक ऐसे नाम के आदमी के साथ रह रही थी, आप पता लगाइए क्या है। और पूरी कड़ी मशक्क़त के बाद जो पुलिस है वो 17 अगस्त को रात को ही उसे अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन अरेस्ट हो जाने के बाद ऋषभ बहुत अलग चीज़ें बताता है, बेहद अलग कहानी बताता है। वो बता देता है कि वो एक तरीके से रिया के कैरेक्टर को ही गलत दिखाता है। जो ऋषभ है वो ये सारी चीज़ें पुलिस को बताता है, लेकिन ऐसे में जो ऋषभ माफ़ करिएगा जो रिया की माता जी हैं वो कह रही हैं कि जो मेरी बेटी है उसने मुझे एक चीज़ बताई थी कि माँ मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है। 17 को उसकी मौत हुई है, लेकिन 15 तारीख को उसकी मुझसे बात हुई है और उसने मुझे कहा है कि इस ऐसे ऐसे फला फला नाम का लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैंने 1090 पर कॉल भी किया है हेल्पलाइन नंबर पर कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और शिकायत दर्ज की जाए। ऐसा रिया की माता जी का कहना है और उनका ये भी कहना है कि अक्सर 2 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर मैं अपनी बेटी से बात कर लिया करती थी, हमारी बात हो जाती थी, वो मेरे पार्लर में मेरी हेल्प करती थी। अब ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, जो ऋषभ बोल रहा है कि मेरी बेटी गुस्से में आके उसने मारा, मेरी बेटी इस तरीके से एक तरीके से जो कैरेक्टर पर उंगली उछाल रहा है ऋषभ, ये सारी चीज़ें उनकी माताजी नकार रही हैं। वो कह रही हैं कि वो लड़का ही गलत है और उनकी माताजी का ये भी कहना है कि आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बेटी के जो मर्डर हुआ है उसको खुद इन्वेस्टिगेट करूँगी क्योंकि मेरे पास प्रूफ हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जो लड़का है वो सट्टे का आदी था, वो अक्सर सट्टा खेला करता था और उसमें जब वो हार जाता था तो मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार करता था। साथ ही साथ उनकी माताजी का ये भी कहना है कि जो मेरी बेटी है उसने कंप्लेन तो कराई 1090 पर मुझे ये भी लगता है कि मेरी बेटी को इन लोगों ने नशे का आदी बना दिया, उसे चाय में नशा दे देते थे, उसकी गलत फ़ोटोज़ खींचते थे। ऐसा आरोप भी वो ऋषभ पर लगा रही हैं और उनकी माताजी कहना है जब ये सारी चीज़ें सामने आई, जब ये सब चीज़ें पता लगी रिया को ऋषभ के बारे में, तब उसने मेरी बेटी को मार दिया। अभी तक ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इसमें एक और एंगल है जो ऋषभ बोल रहा है कि उसको रिया के तलाक के बारे में नहीं पता था। साथ ही साथ राजा भैया का भी एंगल है। तो दरअसल वो दोनों ऐसी कौन सी बातें हैं, आप वो भी समझिए कि आखिर इसमें रिया का तलाक वाला एंगल कैसे आया और राजा भैया का कनेक्शन इस केस से कैसे जुड़ा।
देखिए, जो राजा भैया का कनेक्शन इस तरीके से जुड़ा क्योंकि ये जो ऋषभ था, पिताजी इनके अधिकारी हैं सिंचाई विभाग में, खुद एमएससी पढ़ा हुआ है। अपने दोस्तों के सामने ड्रॉप झाड़ने के चक्कर में ये कहता है कि मैं तो राजा भैया का बहुत करीबी हूँ, और राजा भैया का नाम लेकर ये बार बार रिया को धमकी देता कि तुम इस लड़के के साथ नहीं घूमोगे, तुम उस लड़की के साथ क्यों, तुमने कपड़े कैसे पहने, हर चीज़ के लिए रोका टोकी ये अक्सर किया करता। अब देखिए, ये जो लड़का है ऋषभ, ये से लगता है कि ये तो मेरे साथ रिलेशन में है, लेकिन इसे शक भी होता कि ये जो लड़की है ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है, क्योंकि इसने कई बार, इसका खुद का कहना है कि बीएमडब्ल्यू में अधेड़ उम्र के मर्दों के साथ ये घूमा करती, और एक बार नहीं, जब भी पार्टी में जाती, जब इसे घर आना पड़ता, जो इनका किराए के घर पे जहाँ रह रहे थे, हर बार कोई नई गाड़ी होती, हर बार कोई नया मर्द होता जो इसे घर तक छोड़ के जाता। अब क्योंकि जब ऋषभ ने पहली बार मोहब्बत की इस लड़की से, तो इसे इसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि पार्टी करने से पसंद था इसे, अगले दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे रिया को कोई मतलब नहीं था। देखिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, रिया बिल्कुल खुले विचार वाली लड़की थी, लेकिन रिया की एक ज़िंदगी और थी। रिया की 1 साल की बेटी भी है, इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, और कुछ साल बेटी पैदा होने के बाद 9 महीने से ये दोनों जो मियाँ बीवी थे अलग रह रहे थे। अब जैसे ही इन्होंने अलग रहना शुरू किया, उसके बाद ही ऋषभ की एंट्री ज़िंदगी में हो जाती है। अब ऋषभ की एंट्री ज़िंदगी में हुई तो ऋषभ का मकसद यही था कि मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये कल की नहीं सोचती है, फिक्र इसको कोई नहीं है, ये सिर्फ आज की ज़िंदगी जीती है, जो मुझे लड़की जैसी चाहिए थी वैसी लड़की है रिया। लेकिन ज़िंदगी के आने में, जब दोनों रिलेशन में आ चुके, दोनों साथ रह रहे थे, तब रिया की असलियत, जो उसका ऋषभ का कहना है कि उसे असलियत पता लगी। हर रोज़ मॉल पे जाना, चलो ठीक है, आप हफ्ते में 1 दिन जा रहे, 2 दिन जा रहे, इसे हर रोज़ पब में, मॉल में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, पार्टीज़ करना पसंद था। और इसी सिलसिले में कई बार ऋषभ ने पुलिस को ये भी कहा कि जब भी ये कहता कि मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, तो ये जो लड़की रिया ये मना कर दिया करती कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ तक कि ऋषभ ने ये भी कहा कि रिया ने धमकी दी कि अगर तुम मुझ पर शक करते रहे तो मैं अपने वकील से बोलकर तुम्हें ये जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें गोली मार दूंगी। ये सब सारी चीज़ें खुद जो ऋषभ ने पुलिस को बताई भी हैं। अब इसे शक था कि ये जो लड़की है ये मेरे साथ रह तो रही है, लेकिन दिल और दिमागी रूप से ये किसी और के साथ है, इसलिए इसने जब गोली मारी तो इसके दिल पे मारी, फिर इसके दिमाग में गोली मारी, क्योंकि इसे अब शक हो चुका था कि ये दिल से तो मेरे साथ रह नहीं रही है, और दिमागी तौर से ये तो मेरे साथ रहते हुए भी किसी और के साथ है। तो यही मकसद था जो ऋषभ का, जिसने रिया को भून डाला और गोलियों से भून डाला, और बाकायदा गोली मारने के बाद कमरा बंद करके वहाँ से चला भी गया। इसको लगा कि कोई देखेगा भी नहीं, और क्योंकि प्यार तो प्यार ही था उसके लिए, ये नीचे जाकर जितने भी पार्क थे वहाँ पे सिर्फ घूम रहा था। इसे ना सोचा कि मैं कहीं दूर जाके भाग जाऊँ, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, या मैं पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर दूँ, या जो रिया की माता जी हैं मैं उन्हें ये सारी चीज़ें बता दूँ। इसके दिमाग में यही घूम रहा था कि पहले तो मुझे पैसे के लिए बार बार कह रही थी कि लुलू मॉल, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है यूपी का, उस मॉल में इसे खुलवाना था ब्यूटी पार्लर। दूसरी चीज़, ये बार बार धमकी दे रही थी, कह रही थी कि मैं तुम्हें वकील से फ़ोन करवा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें गोली मार दूंगी। बार बार ये धौस देना कि तुम किसी भी तरीके से पैसे का इंतजाम कर दो, और अलग अलग मर्दों के साथ ये जो घूम रही थी, ऋषभ को अंदर अंदर ये चीज़ें खल रही थी, और इसी कारण उसने रिया को गोली मारा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब जब माताजी तक ये बात पहुँची तो माताजी ने कहा कि देखिए, अगर हम किसी भी तरीके से रो धो के अगर अपनी बेटी को मना लेते कि 17 अगस्त को बाबू तुम चल लो, तो ये चीज़ें नहीं होती। अब सोचिए, जिसको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने थे, वो बेटी लड़की खुद कहती कि मम्मी आज नहीं जाना, हम अगले दिन का आप करवा लो, और उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है। तो कहते हैं कि मौत कैसी भी आ सकती है। देखिए, मौत कैसे आई कि उससे कहाँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते, कहाँ उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। खैर, लेकिन जिस तरीके से जो आजकल की जो रिलेशनशिप है, पहले लोग रिलेशन में आते हैं, फिर बाद में समझते हैं कि वो रिलेशन था कैसा, क्योंकि इसे खुले विचार वाली लड़की पसंद थी, उसकी लाइफस्टाइल पसंद आ रही थी, लेकिन जैसे ही रिलेशन में रहने लगे, लिव इन में रहने लगे, तो उन्हें लगा कि अरे मैंने जिससे प्यार किया था ये तो बिल्कुल इससे इतर है, ये तो रोज़ ही पार्टी में जा रही है, 1-2 दिन ठीक था। तो ये चीज़ें आप पहले सोच समझ के, आपको अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है, पहले सोच समझ के कदम उठाएं, फैसला ले, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। दोनों बेरोजगार थे, पहले आप नौकरी कर ढूंढते, पैसे कमाते, पैसे कमाने के बाद आप एक और स्टेप बढ़ते। आपके पास ना नौकरी है, आप खुद पिताजी के पैसों पे पल रहे हैं, वहाँ पे जाके आप किराए पे घर भी ले रहे हैं, लड़की के साथ रह रहे हैं, आप रोज पार्टी करने जा रहे हैं। दोनों के पास मैं पूछना चाहूँगा, दोनों के पास कौन सी नौकरी थी, क्या कर रहे थे आप?
आप आपके अपने पैसे तो नहीं थे, आप अपने पिताजी के पैसों से ही लड़की को घुमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो मेरे साथ शादी कर लेगी। भैया आपके पास था क्या? आपके पिताजी अधिकारी हैं, आप कोई अधिकारी नहीं है। आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढिए, प्रोफेसर बनिए। आप एमएससी किए हुए थे, लेकिन नहीं, आपके प्यार में इतने अंधे बन जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरा प्यार तो अंधा था, लेकिन आप प्यार गलत भी है। जिसके बाद जो हर्ष हुआ है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या इस मामले में कोई और एंगल भी है या नहीं है। यूपी पुलिस जल्दी इस पर अपनी कई खुलासे करने वाली है, लेकिन जैसे कोई खुलासा होगा हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे खबर। तब तक क्राइम तक के साथ यूं ही बने रहिए।